लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 13 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं आपको सिखा रहा हूं स्टॉक इन्वेस्टिंग। आप तो सीख ही रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं अन्नपूर्णा जी। हेलो सर, कैसे हैं? ऑल गुड। मस्त। सो 12 सेशन कंप्लीट हो गए दोस्तों। सो 12 सेशन एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये 12 सेशन ना 120 सेशन जैसे हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है? क्वाइट हैवी सर। क्वाइट हैवी। एक एक सेशन एक्चुअली इतना हैवी है, तो इन्वेस्टिंग जर्नी अगर आप चालू करना चाहते हैं तो पहला सेशन से चालू कीजिएगा, बिकॉज ये 13वां सेशन हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे। और अगर आप शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है आपको? यस सर। मुझे बहुत मजा आ रहा है। राइट। लर्न टू ट्रेड में ही मजा आया था, बट लर्न टू इन्वेस्ट में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, बिकॉज जब माइक्रो लेवल पे और सीख रहे, क्या होता है जब सिखाना होता है तो और सीखना पड़ता है। तो जब आप सीख रहे हैं तो फिर मुझे तो लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग। यस सर। तो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट रिकैप कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग क्यों रेलिवेंट है, हमको करना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए राइट स्टॉक इन्वेस्टिंग का। तो हमने 3 फ्रेमवर्क पे फोकस किया था। बताइए कौन से 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं? सो क्वालिटी फ्रेमवर्क, वैल्यूएशंस एंड एज। फैंटास्टिक। तो ये तीनों पे हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लिए। राइट। लास्ट वीकेंड हमने डिस्कस किया था फ्यूचर रिटेल। राइट। है ना। बेकार कंपनी, हाँ, पता लगा क्यों नीचे गया, हम्म। लेकिन किसी ने खरीदा है। राइट। रिलायंस और अमेजन में फाइट चल रही है, बट चलिए किसी ने तो खरीदा है, तो उसका कोई ना कोई वैल्यू उनको दिख रहा है, इसीलिए खरीदा है। राइट। आज हम एक कंपनी पकड़ेंगे और ऐसे करके हमने एक मोरलेस आपको अलग अलग डायमेंशन दिखा दिया। बाकी ऑब्वियसली यू हैव टू जज फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। तो आज हम एक कंपनी पकड़ेंगे, उसका नाम है SDFC AMC, ओके। जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से ओरिएंटेड है। AMC का मतलब हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा। यस। सो बेसिकली SDFC AMC एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो कि लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और उनकी कमाई है जो वो चार्जेस साल के एंड में लेते हैं, वो उनका रेवेन्यू का पार्ट बनता है। अच्छा। कैसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पता है आपको? हाँ, सो दे हैव क्रिएट अ पूल एंड वो पूल से फिर उन लोग इन्वेस्ट करते हैं इधर इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। करेक्ट। और जो पूल होता है वो एक ट्रस्ट में होता है, लेकिन उस ट्रस्ट को मैनेज करती है AMC। अच्छा। बेसिकली AMC इज, यू कैन कंसिडर कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके। और आप जो है वो ट्रस्ट है, आपका पैसा क्योंकि ट्रस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा। तो SDFC AMC, वैसे नाम सुन के तो लगता होगा ना SDFC है तो अच्छा ही हुआ। हाँ, इंडिया में तो SDFC की credibility। सारी कंपनीज ये अच्छी कर रही हैं, लेकिन इस परसेप्शन पे नहीं जाना चाहिए। हमको वो तीनों पिलर पे इस कंपनी को एनालाइज करना है। तो चालू करें। राइट। लंबा चलेगा ये, क्योंकि एनालिसिस है, 3 पिलर है, तो तीनों का एनालिसिस करने में टाइम तो लगता ही है। राइट। तो सबसे पहले क्या करें? सो क्वालिटी फ्रेमवर्क। क्वालिटी। आप भी मतलब आपको भी समझ में आ गया है कि घूम फिर के क्वालिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी को ही जज करो। ठीक है। तो क्वालिटी आ जाओ। एक्सेल दोस्तों, एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, तो छोटी छोटी बातें एक्सेल से पकड़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करके डेफिनेटली देखिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द फ्रेमवर्क वी हैव। हमने बनाया था कि 10 पॉइंटर्स पे हमने क्वालिटी फ्रेमवर्क डिफाइन किया था। एक एक पॉइंटर को लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंटर हो गया मैनेजमेंट का बैकग्राउंड। राइट। तो जनरली ये सब कंपनीज में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, तो बैकग्राउंड में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस SDFC है तो वो तो कोशिश करती है कि अच्छा मैनेजमेंट इसके अंदर में रहे। तो हमने रेड फ्लैग निकालने की कोशिश की। अच्छा, ये ग्रीन और रेड फ्लैग निकालने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं? एनुअल रिपोर्ट्स, बिकॉज सारा पोथा एनुअल रिपोर्ट पे अवेलेबल है, मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा न्यूज़। राइट। तो दोनों चीज़ें स्टॉकेज में है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ हम लोग देखते हैं, बट फिर भी जस्ट टू मेंशन, एनुअल रिपोर्ट एंड न्यूज़ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर चेकिंग ऑल दीज थिंग्स। तो एक रेड फ्लैग मेरे को नजर आया यहाँ पे, वो है इज देयर एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। है छोटी सी बात। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने देखा DRHP जब फाइल हुआ था, तो वहाँ पे DRHP हो गया जब कंपनी IPO लेके आ रही है, तो कंपनी का IPO डॉक्यूमेंट बहुत कंपनी के बारे में बताता है। तो अगर आप IPO डॉक्यूमेंट, नई कंपनी है तो IPO डॉक्यूमेंट से जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ था कि कुछ क्रिमिनल केसेस कुछ मैनेजमेंट के ऊपर में थे, जो कि बहुत छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस थे। तो मैं, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूँ, रुथलेस भी हूँ, तो मैंने रेड फ्लैग कर दिया। आप अवॉइड कर सकते हैं, बट चिंता की बात नहीं है। एक रेड फ्लैग होने के बाद भी ये मॉडल 3 रेटिंग दे रहा है इसको, इसका मतलब मैटर नहीं करता उतना।
बट यू कैन गिव रेड फ्लैग। ओके। सेकंड इज मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन। तो मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन का मतलब होगा कि डायरेक्टर्स जो अटेंड कर रहे हैं वो कितना पैसा लेते हैं और जो की मैनेजमेंट है जो बिजनेस कर रहा है वो कितना रुपया लेता है। तो इसको हमने स्टडी किया। ये कहाँ मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में हमने स्टडी किया तो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के कॉम्पनसेशन दिखा नहीं इन कंसिडरेशन टू द प्रॉफिट विच द कंपनी इज मेकिंग। ओके। नहीं तो आप बोल सकते हैं अरे इतना रुपया क्यों ले रहे हैं लोग। वेल इट इज नॉट अबाउट रुपी, इट्स अबाउट प्रॉफिट कितना बना रही है और उसमें से कितना, तो बहुत छोटा परसेंटेज है। सो इट्स नॉट अ कंसर्न फॉर मी, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो रेड फ्लैग हियर। ओके। नंबर 3, एक रेड फ्लैग मेरे को मिला विच इज मैनेजमेंट चेंज में, कि मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे सीएफओ रिजाइन कर गए थे, तो जैसे सीएफओ रिजाइन किए स्टॉक प्राइसेस, ओके, राइट। अभी जैसे जुबिलेंट के अंदर में जो सीईओ वो रिजाइन किए तो Right. स्टॉक प्राइस गिर गया। तो Right. क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक बेच देना चाहिए? सर डिपेंड्स कि कौन सा नया सीईओ आ रहा है, करेक्ट। राइट? एंड एक रेड फ्लैग आ गया। इसका मतलब ये थे ना कि सारे मामले में कंपनी खराब हो गई। राइट। दीज आर द टाइम्स एक्चुअली यू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन गुड स्टॉक्स, क्योंकि 8 रेड फ्लैग आपका कंपनी का क्वालिटेटिव रेटिंग को इतना चेंज नहीं करेगा। अगर नया मैनेजमेंट आ जाता है, नया सीईओ आ जाता है हु इज इक्वली कैपेबल, देन ऑब्वियसली कंपनी विल कम बैक टू द स्टॉक प्राइस। ओके, राइट। सो एएमसी के अंदर में ये हुआ, सीएफओ रिजाइन किया, स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, होता है। प्लस अभी क्या हुआ है, नवनीत मुनुत जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ थे, वो ज्वाइन किए यहाँ पर एज ए एमडी एंड सीईओ। मिस्टर मिलिंद भारवे जो बहुत टाइम से इसके एमडी सीईओ रहे हुए हैं, वो आई थिंक तकरीबन 63 और 64 ईयर हो गया तब। ओके। थोड़ा सा ओल्ड एज हो गया उनका, ऑल्दो ही मे नॉट एग्री टू दिस, बट एज वाइज 63 के हैं। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है, यंगर पॉपुलेशन बहुत आ रही है इंडस्ट्री में, हु वांट टू इन्वेस्ट, जैसे आप। राइट। तो अब आपको पता लगेगा कि इस कंपनी के एमडी सीईओ ओल्ड एज है, तो आपको लगेगा ना कि यार यंग सोच नहीं है, यंग प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रहे, तो इसीलिए एक रिलेटिवली यंगर पर्सन को एमडी सीईओ बनाया गया है। तो ये पॉजिटिव बात है, राइट। कंपनी का फेसलिफ्ट हो सकता है, बिकॉज यंगर पर्सन विल ऑब्वियसली ऐड अ न्यू डायमेंशन टू द डिस्कशन। फिर इसके बाद ऑडिटर चेंज, ऐसा कोई मेजर ऑडिटर का कमेंट नहीं रहा है कभी, ऑडिटर चेंज कोई इशू नहीं रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रीन, कोई रेड मेरे को दिखा नहीं। उसके बाद है मैनेजमेंट क्लेम एंड परफॉर्मेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए आप हमारा जो कॉन-कॉल समरीज है, तो हर कंपनी का कॉन-कॉल समरीज है स्टॉकेज में, एक बार स्टॉकेज में मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो आप HDFC यहाँ पर सर्च करोगे तो HDFC AMC, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में अगर आप जाओगे तो यहाँ समथिंग कॉल्ड डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में कॉन कॉल्स है कंपनी के, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो कंपनी देती है, और एनुअल रिपोर्ट्स है। और एज रिपोर्ट में अगर जाओगे तो यहाँ आपको कॉन कॉल समरीज मिलेगी जो हम बनाते हैं। तो ये जैसे लास्ट 24 जनवरी को कंपनी ने कॉन कॉल किया होगा, उसका अर्निंग समरी है। तो अगर आप क्विकली जानना चाह रहे हैं तो इनको देख लीजिए, अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डिटेल कॉन कॉल पढ़ेंगे। डिटेल कॉन कॉल थोड़ा टाइम बाद अपडेट होता है, स्क्रिप्ट हम पहले ही समरी दे देते हैं। ऑलराइट, ओके। सो कॉन कॉल अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बोला था कि वो नए प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, मॉडर्न प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि हम लोग पीछे हो गए लास्ट 2 साल में क्योंकि हमने नया प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया था। तो नया मैनेजमेंट आया, नया सीईओ आया, तो ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। तो इन्होंने कहा कि हम नए इक्विटी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में एक्चुअली में उन्होंने किया। तो इसको कहते हैं वॉक द टॉक, जो बोला वो किया, इसका मतलब पॉजिटिव बात है। राइट, राइट। और भी डिटेल्स में यहाँ पर दे दिया हूँ, जैसे कंपनीज का सेल्स ग्रोथ कैसा हुआ है, 5 साल में कंपाउंडेड रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हुआ है। तो ऑल इन ऑल कंपनी जो बोल रही है, कथनी और करनी में फर्क ज्यादा नहीं है, दे आर गुड, दैट्स व्हाई देयर इज नो रेड फ्लैग। पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके साथ वो कितना एंगेज होते हैं। तो क्या कॉन कॉल करते हैं? हाँ। क्या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं? हाँ। क्या न्यूज वगैरह में आते हैं तो क्लैरिफिकेशन देते हैं? हाँ। क्या वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वगैरह एक्सचेंज के अंदर में देते हैं? हाँ। तो सब चीजों में हाँ है, तो कंपनी जो है वो भी हाँ है, इसलिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। गॉट इट। ठीक है। 7वां नंबर हो गया लीगल कंप्लायंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसमें कई रेड फ्लैग्स हैं। ओके। कि क्या कंपनी को पेनल्टी लगाया हुआ है? हाँ, सेबी ने पेनल्टी लगाया था फॉर सम रीजंस। दूसरा है, क्या वो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसमें रेगुलेटरी चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट है? फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा इस सेबी की तरफ से डायनेमिक इंडस्ट्री है, नॉट इन टर्म्स ऑफ
फ्यूचरिस्टिक बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, तो So, ये एक रेड फ्लैग है। Your why is this a concern अगर बहुत ज्यादा रेगुलेटरी चेंजेस होता है? देखिए, जब आप किसी भी कंपनी को कंपेयर करते हैं तो आप सिर्फ उस इंडस्ट्री की कंपनी से नहीं करते हैं ना, आप तो ओवरऑल देख रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है जिसके कारण ये कंपनी भी फेस करती है, तो एक रेड फ्लैग है। क्योंकि हम तो यूनिवर्सल फ्लैग्स दे रहे हैं ना, वी आर नॉट सेइंग ये कंपनी वीजा वी सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, नो, वी आर सेइंग दिस कंपनी वीजा वी से एशियन पेंट्स, वीजा वी जुबिलेंट। तो जुबिलेंट के अपने रेड फ्लैग्स होंगे, इसके अपने रेड फ्लैग्स होंगे, तो इसलिए हमने रेड फ्लैग डाल दिया कि यस दिस इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, जिसके कारण जैसे सेबी आके बोल सकता है कि इससे ज्यादा नहीं कमाने दूंगा, बोल सकता है। जैसे चाइना में बोल दिया ना कि इससे ज्यादा हम एडटेक कंपनीज को नहीं कमाने देंगे, और स्टॉक प्राइस सारे गिर गए, चाइना में गिरे ना स्टॉक प्राइसेस। तो वही है कि रेगुलेटरी, तो हो सकता है रेगुलेटर एक पॉइंट पे आके बोल दे कि हम पैसा नहीं कमाने देंगे। देखो, रिमेंबर आई टॉक टू यू अबाउट इंडिया बीइंग अ स्ट्रक्चर which is capitalistic, but we are also a socialistic structure. So we are a जो कैपिटलिस्टिक सोच भी है, और हमारे रेगुलेटर्स जो है they allow companies or businesses to make profit, but after a point of time they also think about whether that profit is getting percolated to the larger audience. अगर लगेगा कि वही लोग ही कमा रहे हैं और लार्जर ऑडियंस को नुकसान हो रहा है या बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी रिस्क आ सकता है। ओके। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं नजर आया। टिपिकली एएमसीज में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अपने ही ग्रुप एंटिटी से बिजनेस कर लिए, चाहे वो ब्रोकिंग फर्म हो सकता है, चाहे वो एनबीएफसी हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इसमें। ओके। पॉइंट नंबर 9 इज एसेट क्वालिटी। अब एसेट क्वालिटी में देखिए, इसका तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई टैंजिबल एसेट्स नहीं है, इसके एसेट्स क्या हैं? इंटेंजिबल्स, गुडविल, टीम, राइट? गुडविल, बिग गुडविल, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज इन आवर कंट्री। इनफैक्ट मैं स्टॉकेज में आपको दिखाता हूँ, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, यहाँ पर एएमसीज में जाइए, और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एएमसीज मिल जाएंगे साइज वाइज। तो एसबीआई सबसे बड़ा है, प्रूडेंशियल दूसरा है, और तीसरा नंबर एचडीएफसी है। तो इट इज द टॉप 3 एएमसीज इन आवर कंट्री। यही तो इसका एसेट है। 4,30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, कोई मजाक है? हाँ, कोई नया आएगा कर पाएगा? आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको करने में। ऑब्वियसली एचडीएफसी के पास में उसका ग्रुप एंटिटीज है जिसका बेनिफिट उसको मिलता है, तो इसका मतलब यही तो उसका एसेट है। तो मुझे कहीं भी नेगेटिव नहीं नजर आया इन टर्म्स ऑफ लेबर इश्यूज, मैन पावर इश्यूज, कोई आके कंपनी के बारे में बुरा भला बोल रहा है। अभी जैसे क्या चल रहा है, वो मिस्टर ग्रोवर और फोन पे में लड़ाई चल रही है। इज इट गुड फॉर द कंपनी? नहीं ना। क्यों कंपनी ने वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उसके जो को फाउंडर है उसको ऐसा बात बोलना पड़ रहा है, तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा उस सब कंपनी, है ना? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइंट कंसंट्रेशन। इसमें भी आप बोल सकते हैं कि क्लाइंट कंसंट्रेशन B2B नहीं है, दिस इज लार्जली अ B2C प्लेटफॉर्म, मतलब मल्टीपल रिटेल कस्टमर्स है जो इसके है, तो उसको डर नहीं है कि ये चला जाएगा क्लाइंट तो मेरा क्या होगा। ऐसे कई एएमसीज हैं जिसके क्लाइंट लिमिटेड है, वहां डर है, यहाँ डर नहीं। एक रेड फ्लैग मेरे को नजर आया कि ये जो बिकॉज ये रिटेल है और रिटेल में इतना कंपटीशन है कि प्राइसिंग पावर नहीं है। कल ये अगर सोचेगा कि मैं एएमसी फीस बढ़ा दूं, स्कीम वाइज एएमसी फीस रहता है ना, जैसे कोई भी एक स्कीम में चलते हैं अपने इक्विटी में, ये मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें जब आप इन्फो देखोगे तो यहाँ आपको नजर आएगा फीस, ये एक्सपेंस रेशियो 1.6। तो ये एक्सपेंस रेशियो अगर वो सोचेगा कि मैं 2% कर दूं, नहीं होगा ना, बिकॉज तेरा कॉम्पिटिटर्स वर प्रॉब्ली वर्किंग बिलो दिस नंबर, राइट? तो रेवेन्यू एक ही तरीके से बढ़ सकता है अगर मार्केट साइज बढ़ा है तो। प्राइसिंग पावर भी है, प्राइस वो एचडीएफसी एएमसी है तो क्या वो ज्यादा चार्ज कर सकता है? नहीं, थोड़ा सा कर सकता है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो मैं दे सकता हूँ, बट इंडस्ट्री का एवरेज से बहुत ज्यादा तुम हाई नहीं चढ़ सकते हो। जितना ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ होगा बिजनेस में उतना इसको बेनिफिट होगा। ओके, गॉट इट। तो वो एक छोटा सा रेड फ्लैग है विच इज हार्डली एनी इशू। तो फ्रेमवर्क, क्वालिटी फ्रेमवर्क में ये कंपनी का आ रहा है 28 आउट ऑफ 30। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इज HDFC AMC a subsidiary of HDFC company? Kind of.
तो सर अगर कोई कंपनी की सब्सिडियरी है, सो डज दैट हैव एन इम्पैक्ट द HDFC's परफॉर्मेंस ऑन द सब्सिडियरी कंपनीज? नॉट रियली, नॉट इन दिस केस। हाँ मतलब HDFC का ब्रांड में अगर कोई दाग लग गया तो इस पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा, तो क्वालिटेटिवली इम्पैक्ट है। HDFC का बिजनेस से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं है, ओके। इसलिए तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखना जरूरी है। अच्छा, इसके शेयर होल्डर्स में अपने देख लेते हैं कौन है। एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन योर आस्क्ड। इसके HDFC में चलते हैं, शेयर होल्डर में देखते हैं कौन कौन है। तो प्रोमोटर जो है 68.84% स्टेक होल्ड करता है। कौन है प्रोमोटर? HDFC, ओके। 52%। लाइफ इंश्योरेंस 6%, और ये जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो 16%। स्टैंडर्ड लाइफ बेसिकली ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी इसमें। तो प्रमोटर में दोनों आ गए, HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ। तो अगर स्टैंडर्ड लाइफ सपोज खुदा ना खास्ता सपोज बाहर बैंकरप्ट हो जाए तब तो इम्पैक्ट आएगा, राइट। लेकिन कोई ना कोई खरीद लेगा उसका स्टेक। वो सब न्यूज ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एक्शंस आया तो इमीडिएटली तुम्हारा रेटिंग में उसका इम्पैक्ट होगा। ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर भी वेटेजेस अलग अलग है। यस सर। देखो, क्लाइंट कंसंट्रेशन, एसेट क्वालिटी का वेटेज मैंने कम किया है, लेकिन मैनेजमेंट का क्लेम का वेटेज बहुत हाई दिया है। लीगल कंप्लायंस को वेटेज हाई कर दिया मैंने, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में इनको वेटेज हाई देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा ना कि ये सारे पैरामीटर्स को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। इनफैक्ट वो तीनों फ्रेमवर्क जो है उसको भी आप वेटेजेस अलग कर सकते हैं कि मैं क्वालिटी को ज़्यादा वेटेज देना चाहती हूँ, मैं वैल्यूएशन को कम वेटेज देना चाहती हूँ, और मैं एड्स को, फाइनेंशियल्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहती हूँ। वो आपके ऊपर है, इंडिविजुअल जजमेंट। हर पैरामीटर्स पे आप वेटेजेस को चेंज कर सकते हैं। डन ये वाला? यस। चलिए अब चलते हैं वैल्यूएशन पे, है ना। सो वैल्यूएशन का एक्सेल, ये एक्सेल भी मैं शेयर कर दूंगा दोस्तों आपके साथ। प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। कब तक दूसरे के बोले हुए पे काम करेंगे और पैसा खोते रहेंगे? कब तक? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे चले। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में कंपनी का डिविडेंड ट्रैक ये है, ठीक है। तो CAGR ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इज 31%, ठीक है। और लास्ट डिविडेंड कंपनी ने इस डिविडेंड ग्रोथ को, अगर मैं CAGR को कंसिडर करूं तो मेरा डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड आता है 40.5, ओके, ठीक है। और RS कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने ऐसे निकाला था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5.7, मार्केट रिस्क प्रीमियम 6.4, जो कि इस वेबसाइट से मैंने लिया कि इंडिया को इतना मार्केट रिस्क का प्रीमियम मिलना चाहिए, इस इंडस्ट्री का बीटा ये है, तो 13.6, तो ग्रोथ 13.6, sorry, R is 13.6, which is expected return on equity from this instrument, and G is your growth, कि इतना आने वाले फ्यूचर में परपेचुअली इतना ग्रो करेगा डिविडेंड, 10.38%। अगर इसको कंसिडर करें तो 1260 रुपये का फेयर प्राइस है। अभी कितना चल रहा है? 2200। महंगा है, बहुत महंगा है। अब देखो, इसमें ना एक अल्टीमेटली फ्यूचर इज ऑल अबाउट assumptions and presumptions, राइट। तो ये जो 10.38 हमने ग्रोथ किया है, ये हमने क्या किया, डिविडेंड का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है इससे निकाल लिया है फिगर, ठीक है। ये जो भी फिगर है इसको डिवाइड बाय 3 करके एक हिस्टोरिकल हमने डिविडेंड ग्रोथ। नाउ देयर इज एन assumption है कि ये जो ग्रोथ है कि फ्यूचर में डिविडेंड का कितना ग्रोथ होगा कंपनी का, तो ये हिस्टोरिकल में मान रहा हूँ कि 10.38 कंपनी ग्रो की है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि आने वाले परपेचुअल में ये 12% ग्रो करेगा डिविडेंड, तो स्टॉक प्राइस हो गया 2536। ओके, तो एक छोटा सा फ्यूचर एक्सपेक्टेड, अल्टीमेटली एक assumption है, थोड़ा अच्छा चेंज करते के साथ में फेयर वैल्यू चेंज हो जाता है। यहीं पर ही वो है, एक आर्ट है कि लोग जज करते हैं कि क्या इसका ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में। एक बार रिलेटिव वैल्यू से देख लेते हैं कि जो बाकी इंडस्ट्री में प्लेयर्स है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ, UTI एसेट मैनेजमेंट, इनका अगर मैं PE को निकालूं तो इंडस्ट्री PE करीबन 25 होता है। उसको मैं बेस करूं और कंपनी का अगर मैं अर्निंग से मल्टीप्लाई करूं तो कंपनी का प्राइस होना चाहिए 1580 रुपये। ओके, इनफैक्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस AMC बिलोंग्स टू विच इंडस्ट्री। एक बार यहाँ फंडामेंटल में जाते हैं तो फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट, इसको क्लिक करें तो यहाँ सारे वो पीयर ग्रुप आ गए इसके। यहाँ पीयर ग्रुप का अगर मैं PE को कंपेयर करूँ तो देखिए ये 33 है, ये 26 है, 26 है, ये 19 है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये महंगा है विजा विजा अदर प्लेयर्स। क्यों महंगा है?
एक तो सबसे बड़ी कंपनी है, राइट एसेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी कंपनी यही है, राइट अमॉन्ग दी टॉप 3 एसेट मैनेजमेंट, इनसे तो बड़ी है। हाँ, अगर जब बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्ट हो जाएंगी अलग से तो उनका भी वैल्यूएशन हाई होगा। तो सबसे बड़ी है तो बड़ा जो होता है उसको हमेशा थोड़ा ज़्यादा पी मिलता है। दूसरा ऑब्वियसली एचडीएफसी ब्रांड है तो उसका एक अलग ब्रांड वैल्यू, इसीलिए ये महंगा है। ठीक है। और डीसीएफ वैल्यूएशन मेथोलॉजी जो है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैक जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज इसमें डेट नहीं है ज़्यादा, इनफैक्ट नेग्लिजिबल डेट है तो मैंने डेट जीरो मान लिया है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है, उसमें डेट कुछ भी नहीं है। Okay. तो 13.6 उसका वैक है। और सीएजीआर इसका जो अर्निंग ग्रोथ रहा हिस्टोरिकली वो है सीएजीआर ऑफ 8%, मतलब कैश फ्लो का जो ग्रोथ है सीएजीआर ऑफ 8%। और टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि कंपनी जब भी बनती है वो एज अ गोइंग कंसर्न बनती है तो मान लिया जाता है कि ये परपेचुअल रहेगी ये कंपनी। ठीक है। right. तो मैं मान रहा हूँ कि इंडिया का जीडीपी जो है वो इसका टर्मिनल वैल्यू है, Got it. 6.7% अभी जीडीपी जो है। ठीक तो ये अगर मैं कंसिडर करूँ एजम्पशंस, डीसीएफ में ये 3 मेजर एजम्पशंस होते हैं, सीएजीआर, फ्यूचर में क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू क्या होगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा। इसको मैं अगर कंसिडर करूँ और आने वाला 5 साल का कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करूँ तो स्टॉक का प्राइस आता है 804 रुपये और अभी स्टॉक का प्राइस है 2200, तो इट इज ओवर वैल्यूड। Clearly. ठीक है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सर ये आप बहुत कम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये ग्रो करेगा। अभी तो इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ज़्यादा हुआ ही नहीं, हाँ छोटी सी इंडस्ट्री है, राइट यहाँ से बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है, एचडीएफसी लीडर है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप और बढ़ाइए सर, तो ठीक है। एटलीस्ट ये सीएजीआर 8% है ना, इसको आप बढ़ा दीजिए बिकॉज हिस्टोरिकली जो किया उसको आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो ठीक है, चलो मैं इसको कितना कर दूँ, 15 कर दूँ। द मोमेंट मैं 15% सीएजीआर करता हूँ, कैश फ्लो में उसका इम्पैक्ट आ गया, स्टॉक प्राइस हो गया 1000 का, अभी भी वो वैलिड है। आप बोल सकते हैं कि सर ये टर्मिनल वैल्यू भी 6.7 है, बहुत कंजर्वेटिव है सर आप कम, ये तो बिजनेस परपेचुअल बिजनेस है तो टर्मिनल वैल्यू को 10% तो करिए कम से कम। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो स्टॉक प्राइस हो गया 1800। तो बेसिकली व्हाट इज वैल्यूएशन इज बेसिकली दीज 3 assumptions which you make। इसमें जो एक्यूरेट हो जाता है वो सही वैल्यू निकाल देता है, इसमें जो एक्यूरेट नहीं होता है वो वैल्यूएशन गलत कर लेता है, सब्जेक्टिविटी है। Got it. बराबर है। Yes. बंद कर दें। Yes. थैंक यू, डोंट सेव कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग तीसरे सेक्शन में जो है फाइनेंशियल्स विच इज एज स्कोर, जो हमारा इंटरनल रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सो हमारा स्टॉकेज के अंदर में हम केस स्टडीज बनाते हैं Right. अच्छी कंपनीज पे जो वर्दी कंपनीज है। तो अब तकरीबन 60 प्लस कंपनीज है, बस धीरे धीरे हम 200-250 कंपनीज तक ले जाएंगे। एचडीएफसी एक केस स्टडी कंपनी है जिसमें हमने कुछ स्कोरिंग कर रखा है, तो उसका फ्लो मैं आपको बताता हूँ अबाउट द कंपनी। तो अब ये सारा डिटेल्स हमको कहाँ मिलेगा, अबाउट द कंपनी, कंपनी का स्केल क्या है, साइज़ क्या है, इंडस्ट्री का स्केल क्या है, साइज़ क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, अंदर चलते हैं इस कंपनी के अंदर में, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो अच्छी कंपनीज क्या होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रहती है। जब मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेटेस्ट डाउनलोड करूंगा ना, तो चलिए मैं इसमें चलता हूँ। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर में कई फैक्चुअल डेटा होता है जो कंपनी अपने बारे में बताती है। तो एक तो वर्ड के अंदर में इन्होंने डेटा दे रखा है कि कितना बड़ा वो लोग मार्केट कैप्चर कर रखे हैं एक्सेट्रा, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन होती है। तो काफ़ी डेटा आपको ये प्रेजेंटेशन में मिलेगा, जो हमारी टीम यही सबसे ही फाइनली एक एज रिपोर्ट बनाती है जिसमें ये सारे प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं। ओके। तो एचडीएफसी एएमसी के बारे में इंफॉर्मेशंस, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप, इक्विटी, डेट, लिक्विड, सब में इस फेली रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्विटी भी अच्छा है इनका, सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो इक्विटी एएमसी से होती है। वाई? बिकॉज इक्विटी में आप एसेट मैनेजमेंट फीस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। चैनल वाइज देखेंगे तो डायरेक्ट चैनल से बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंट्रीब्यूशन है, बट डायरेक्ट इज़ वेरी गुड। इससे क्या पता लगता है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लोग माइंड नहीं करते हैं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से जाके खरीदे। वही बात होगी ना कि कोई ब्रांड फ्लिपकार्ट में है और कोई ब्रांड खुद का वेबसाइट है, अगर खुद का वेबसाइट से सेल ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्रांड का वैल्यू बहुत हाई है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 5 साल का सीएजीआर है तकरीबन 5.1%। इट इज़ नॉट ग्रेट। तो लास्ट 5 साल से कंपनी की बैंड बजी हुई है, तो मैनेजमेंट भी बोला है कि यार 5 साल से हम लोगों ने उतना अच्छा, इनफैक्ट लास्ट 2 साल से कंपनी ने अच्छा नहीं किया है।
क्योंकि पीपल हैव गॉन इनटू डायरेक्ट इक्विटी, पीपल हैव गॉन इनटू अदर म्यूचुअल फंड्स हु हैव डन प्रॉब्ली बेटर वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारेख है या मेरे एसेट है, इन लोगों ने इनोवेशन किया, कहीं ना कहीं HDFC इनोवेशन से पीछे रह गया। तो अच्छा है, मैनेजमेंट को एटलीस्ट रियलाइजेशन तो हुआ है, मैनेजमेंट चेंज तो हुआ है, हो सकता है फ्यूचरिस्टिक वो लोग कुछ करने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी CAGR अच्छा है 17%, मतलब कमाई पे फोकस था। लास्ट ईयर को छोड़ दीजिए, FY21 को, क्योंकि FY21 इनके लिए खराब रहा है, इसलिए मैनेजमेंट चेंज हुआ, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहा। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं भी हुआ तो प्रॉफिट तो इन्होंने ग्रो करवाया। तो मैं कितना एज स्कोर दूंगा इनको? सर 4 3। माइंड मत कीजिएगा, हम लोग का अपना है, अपना जजमेंट, आपका अपना जजमेंट होगा। आप 4 कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा 4 दिया था, ठीक है। अब उसके बाद एबिटा मार्जिन वेरी गुड, जबरदस्त एबिटा मार्जिन ग्रोथ हो रही है कंपनी की। पैट मार्जिन वेरी गुड ग्रोथ, तो कमाई कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, बट 46% था, अभी 40 है। 40 भी खराब नहीं है, कम हो रहा है बिकॉज कैपिटल बेस बढ़ रहा है। और ये सब बिजनेसेस के अंदर में बहुत कैपिटल आपके पास हो जाते हैं, रिटर्न बढ़ने का स्कोप कम होता है, क्योंकि प्राइसिंग पावर आपके पास नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ होता है, लेकिन बहुत लोग उस वॉल्यूम ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है बड़ी साइज की और ग्रो भी बहुत करने वाली है, 3 टाइम 4 टाइम यहाँ से हो जाएगी, लेकिन प्लेयर्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका वॉल्यूम ग्रोथ विल बी एबनॉर्मल, या इंडस्ट्री का ग्रोथ को शायद ये मैच ना करे, इंडस्ट्री के कम ही ग्रो करेगा, तो इसीलिए प्राइसिंग पावर इतना नहीं है, इसीलिए रिटर्न ऑन कैपिटल नीचे है, पर फिर भी खराब नहीं है 40%। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 30%, इट इज नॉट बैड। तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमने 4 दिया है, अच्छा बात है। उसके बाद आते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें कैश फ्लो का पैसा आएगा ही। जो भी आप AMC फीस चार्ज करते हैं आपको पैसा मिल जाता है, और फिर उसके बाद आप डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। इस बिजनेस में कोई लोन तो है, कोई एसेट तो खरीदना नहीं है। वर्किंग कैपिटल साइकिल देखिए नेगेटिव है, तो किसी को ज़्यादा पैसा देना नहीं है, किसी से ज़्यादा पैसा लेना नहीं है। फ्री कैश फ्लो बिजनेस, फ्री कैश फ्लो डिसेंट है इस कंपनी का। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया कि जो एसेट है उसके पास में, उसके हिसाब से टर्नओवर वो कितना जनरेट कर रही है। तो एसेट जनरली क्या होती है इन सब कंपनीज में? ऑफिसेज होती है, मैन पावर, गुडविल, अगर उसको वो रिवैल्यू कर रही है तो बेसिकली एसेट टर्नओवर रेशियो डाउन हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि रेवेन्यू कम हो रहा है। एसेट है, कंपनी का गुडविल है, पर रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इसको हमको रेटिंग दे रहे हैं 4। ओवरऑल इट्स अ डिसेंटली गुड बिजनेस टू ओन फ्रॉम ए एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट, इसका ज़्यादा डेट नहीं है। और अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 196 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब इट इज़ नॉट सच अ बिग अमाउंट आउट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी। करंट रेशियो इज ऑल्सो रीजनेबली वेल। तो सॉल्वेंसी में हमने इसको 5 दे दिया, कोई डेट ही नहीं है तो 5 ही ना देंगे, राइट। उसके बाद पी रेशियो हमने देखा थी, महंगी कंपनी है, इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो महंगी कंपनी है, तो ऑब्वियसली हमको लगेगा कि महंगा है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो महंगा है वो और महंगा हो सकता है, जो सस्ता है वो और सस्ता हो सकता है। डिविडेंड यील्ड वाइज वेरी लेस डिविडेंड, तो उस पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा वीक है। की लेवल्स, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल, जो मैंने आपको सिखा रखा है कि कौन सा लेवल है जिससे ये रिवर्स कर सकता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर स्टॉकेज के अंदर में हर केस स्टडी पे लेवल्स भी निकालते हैं, बाइंग जोन और सेलिंग जोन, टेक्निकल्स और फेयर वैल्यू के हिसाब से, जो आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में वो आ रही है क्या। तो ये ऊपर सॉर्टेड बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस है। तो ये अभी आज के रेट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। हमारा एल्गोरिदम बोल रहा है ये। अब यहाँ हम सर्च करते हैं, ये रहा, ये देखिए, इसका मैं ग्राफ में अगर क्लिक करूँ तो ये एज रिपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर ये बाइंग जोन से, ये अभी अपना बाइंग जोन के पास में। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया बाइंग जोन? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये हमारा इन-हाउस प्रोप्राइटरी है जो निकाल के बताता है। रेटिंग देखिए कैसे कंपनी की इंप्रूव हुई है, 21, 22, 23, 24, और बाइंग जोन के पास है, तो ये स्टॉक लेना चाहिए। नॉट अ रिकमेंडेशन, द एल्गोरिथम इज सेइंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। yes, तो की लेवल आपको पता लग गया कैसे, ये पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि टेक्निकली हमने की लेवल्स कैसे निकाला है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में हम 4 बोलेंगे। 4 क्यों? बिकॉज यस, प्राइस पॉइंट जो है उस प्राइस पॉइंट पे लिया जा सकता है।
उसके बाद मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली अपने लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन मैनेजमेंट है, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर में। प्रशांत जैन तो है ही बहुत बड़ा नाम है, तो थोड़ा गूगल करोगे तो आपको HDFC के बारे में अच्छी बातें पता लगी है, नेगेटिविटी कम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी है, प्रमोटर अभी भी होल्ड कर रहा है, सेक्टर पोटेंशियल है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। आज की रेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये हो जाएगी 40 लाख से बढ़ के ये 1 लाख करोड़ हो जाएगी। तो ग्रोथ है इसके अंदर में, बट देर आर अदर एसेट क्लासेस लाइक स्मॉल केस वगैरह आ गया है, तो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग हमारे थ्रू डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो चैलेंजेस है, बट इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली ग्रोथ पाथ में है। एम्फी बोलता है कि ये 95 लाख करोड़ की मार्केट हो जाएगा, तो HDFC क्योंकि टॉप 3 प्लेयर है उसको बेनिफिट मिलेगा। नॉट दैट बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट डेफिनेटली सेक्टर में पोटेंशियल है तो बेनिफिट मिल सकता है। कंपटीशन में देखोगे तो ये टॉप में है, उसके बाद में बाकी लिस्टेड में और ये लोग हैं, बट डेफिनेटली दे स्टैंड आउट। और हमने यहाँ पर भी देखा था म्यूचुअल फंड में लिस्ट में कि अमॉन्ग द टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स ऑफ द कंट्री, है ना। गॉट इट। फ्यूचर आउटलुक इज, अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ोगे फ्यूचर आउटलुक में, वो कहाँ मिलेगा? वो ऑब्वियसली आपको स्टॉकेज में क्वार्टरली जो मैनेजमेंट आउटलुक देता है उसको अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट इज डेफिनेटली लुकिंग टू चेंज फ्रॉम व्हाट दे हैव डन अर्लियर, तो पॉजिटिव है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट। अब देखिए वॉक द टॉक वाली बात है कि मैनेजमेंट अच्छा बोल रहा है बट काम नहीं वैसा करता है तो स्टॉक प्राइस तो करेक्ट होंगे, बट अपरेंटली लुक्स लाइक द न्यू मैनेजमेंट इज सीरियस, क्वालिटी वाइज 4। सो फाइनली 3-4-4 3-4-4 5-4-4 24 और आपका 25, क्योंकि आपने 3 का नहीं, आपने बोला था 4, आपका 25 है। क्या ही फर्क पड़ता है, 20 के ऊपर है तो सही है, तो अपने को इसके अंदर में लेने का सोचना है। थैंक यू। गॉट इट। तो लेने का सोचना है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वीडियो खत्म हो जाए जाके ले लिया, हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, पेस आउट करना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉक में मोमेंटम नहीं है अभी, देखें ट्रेडिंग व्यू में मोमेंटम है क्या, तो चलिए एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्यों यहीं देख लेते हैं, हमारे पास एक चार्ट तो है ही, यहीं पर ही देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्यों जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो RS जो है मेरा मॉडल है, RS अभी भी 0 के नीचे है, तो मोमेंटम अभी भी वीक है, RSI 50 के नीचे है। तो 2 चीज़ है, या तो आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप बिल्ड करना चालू कर दीजिए, मोटा मोटी 1900 से 2000 का अच्छा रेंज, या आपको वेट करना है तो एटलीस्ट ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने दीजिए, ये है सुपर ट्रेंड, और ये RS 0 के ऊपर जाने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मोमेंटम रहेगा तभी पैसा अच्छा बनेगा, नहीं तो आप नीचे के भाव पे लेते रहेंगे तो आपको एवरेजिंग करना होगा। पैसा बनाना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सॉरी पैसा बन सकता है, आप कुछ भी करके पैसा बना सकते हैं, बट वेल्थ क्रिएट करना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। बट आई थिंक व्हाट वी हैव डन इन लर्न टू इन्वेस्ट इज वी हैव रियली सिंप्लीफाइड, गिवन अ फ्रेमवर्क। कोई भी क्लास 10 का बच्चा अगर ये पढ़े तो वो स्टॉक इन्वेस्टिंग चालू कर सकता है, और स्टॉकेज ने इतना ईजी कर दिया है, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट इसलिए बोला, इतना ईजी कर दिया है कि सारा काम ही हमने कर दिया है। आपको अब खाली एक ही काम करना है, खुद को इन्वॉल्व करना है, उतना तो करना ही पड़ेगा, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। HDFC AMC लुक्स वेरी गुड। अभी आपको नेगेटिव नजर आएगा, बट इन्वेस्टर तो नेगेटिव स्टॉक्स को ही देखता है जिसमें वैल्यू है और उसमें घुसने की कोशिश करता है। नॉट ए रिकमेंडेशन, बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास है, हो सकता है मेरे पास नहीं है, हो सकता है मेरे पास है और मैं बेच दूंगा, हो सकता है मेरा नहीं है और मैं ले लूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो डोंट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन, but definitely one small recommendation, share this playlist with your friends and family. Thank you so much. Bye bye. Take care.